नमस्कार, फोल्ड पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक देश में परिसंघ की इकाइयों का केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है देखेंगे। भारत में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो समान प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो भारत में परिसंघ की इकाइयों का केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि जो भारत का उच्च सदन है, यानी कि राज्यसभा जो है, इसमें जो केंद्रीय इकाइयां हैं यानी कि राज्य हैं, जो हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, इनका समान प्रतिनिधित्व नहीं है। समान प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। यानी कि भारत में प्रत्येक राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, भारत यहाँ पर सही होगा। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इम्पोर्टेंट थिंग है। और आपको ध्यान देना चाहिए कि जो स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पर लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, राजनीतिक जो गतिविधियाँ होती हैं उन सभी में। जो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र की जो है व्यवस्था है वहाँ पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि यहाँ पर जो है राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है और उसी के पास सारी पावर्स होती हैं। तो यहाँ नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है या नाम मात्र का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, उसकी कोई ऐसी यहाँ पर व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पर जो होता है, राष्ट्रपति जो सरकार का भी प्रमुख होता है और राष्ट्र का भी प्रमुख होता है और उसी के पास सारी पावर्स होती हैं। और तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। रूसो समर्थक था, किसका समर्थक था? व्यक्तिगत संप्रभुता का, जन संप्रभुता का, राजनीतिक संप्रभुता का या विधायी संप्रभुता का? किसका जो है समर्थक था? तो रूसो जो है जन संप्रभुता का समर्थक था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा किसी समुदाय के सब सदस्यों की तात्विक इच्छा को व्यक्त करती है और यहाँ आकर वे अपनी तात्कालिक स्वार्थ यानी कि अपने निजी स्वार्थ को भूल जाते हैं और पूरे समुदाय की स्थायी हित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। तो ये जो है रूसो की सामान्य इच्छा है और इन्होंने जो है जन संप्रभुता का समर्थन किया। यानी कि सामान्य इच्छा जो है लोगों की इच्छा है और ये जो है लोगों के पास सारी पावर होगी कानून बनाने की और डिसीजन लेने की पावर लोगों के पास होगी। तो जन संप्रभुता का समर्थक था। रूसो क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी समर्थक हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं और लेकिन ये मानते हैं कि छोटे छोटे राज्यों में ही ये लोकतंत्र संभव है, बड़े राज्यों में ये सफल नहीं होगा, ऐसा इन्होंने बताया है। और ये बात सही भी है। स्विट्जरलैंड आज का एक जो है उदाहरण है और जितने भी हैं सभी में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र चलता है। यानी कि जनता प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। रूसो ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं। अगर आज के दौर में देखें तो जो हमारी ये ग्राम पंचायतें वगैरह हैं, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक एग्जाम्पल हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन हैं? विश्व प्रणाली विश्लेषण आधुनिकीकरण सिद्धांत एवं पराश्रितता सिद्धांत दोनों का आलोचक है। अगला है, विश्व प्रणाली उपागम में आर्थिक शक्ति राजनीतिक एवं कार्यनीतिक प्रभाव से सघनता से जुड़ी है। अगला है, राज्य जो विश्व अर्थव्यवस्था की परिधि से बाहर रहने का प्रयास करते हैं वे पाते हैं कि इस पर वाणिज्य निवेश, तकनीकी सहायता एवं आर्थिक सहायता के लिए निर्भर होने के कारण ऐसा करने में वे असमर्थ हैं। और ये आपके पास 3 कथन है और नीचे कोट का प्रयोग करके आपको सही आंसर देना है। तो ऑप्शन जो है यहाँ कौन सा है? केवल 1 है, 1 2 है या 2 3 है।
तो यहाँ पर जो है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसके अंतर्गत साधारणतः जो विभिन्न देश हैं, राष्ट्र हैं, इनके परस्पर संबंधों का अध्ययन होता है, विश्लेषण किया जाता है। और कभी कभी इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, निगम हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक आंदोलन हैं, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इनसे भी राजनीति प्रभावित होती है। और इसके विस्तृत विचार क्षेत्र का संकेत देने के लिए इसे जो है विश्व राजनीति की संज्ञा दी जाती है, यानी कि इसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसे विश्व राजनीति, इसके विस्तार क्षेत्र को मतलब एक प्रकार से डिफाइन करने के लिए, इसके विस्तार क्षेत्र के लिए को बताने के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स नाम की इसको बुलाया जाता है। तो यहाँ तीनों ही ऑप्शन सही, तीनों ही सेंटेंस सही पाए जाते हैं, बट ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो हम इसको ऑप्शन बी को यहाँ 3 कर देते हैं, 1, 2 एंड 3, और इसी को राइट कर देते हैं, क्योंकि तीनों सेंटेंस यहाँ पर सही हैं अकॉर्डिंग टू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन हमने यहाँ पर 3 इसको ऐड ऑन कर दिया है और ऐड ऑन करके इसको राइट कर दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्योहन और जोसेफ नाई ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जटिल अंतर्निर्भरता के अपने सिद्धांत में सूचना युग के परिणाम स्वरूप होने वाले वैश्विक पर्यावरणीय बदलावों पर विचार विमर्श किया है। दूसरा है, जटिल अंतर्निर्भरता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नौ यथार्थवाद का विरोधी सिद्धांत है। तो कौन सा यहाँ पर सही है? ऑप्शन है आपके सामने, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, या ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर सही हैं। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा कथन मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है? मास्टर की शक्ति के रूप में परिभाषित हित की संकल्पना है, या व्यक्तियों के मनों और क्रियाओं पर व्यक्ति का नियंत्रण ही शक्ति है, या राजनीतिक यथार्थवाद हित का एक नियत अर्थ होता है, या अगला है, राजनीति वस्तुपरक विधियों द्वारा नियंत्रित होता है जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में हैं। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर आपका जो है सही हो रहा है। तो अगर हम मॉर्गेनथाउ वाद के जो अनुसार बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी राष्ट्रहित है। इनके हिसाब से राष्ट्रहित ही सब कुछ है और सारे डिसीजन, सारे जो पॉलिसी, विदेश नीतियाँ सब राष्ट्रहित के अकॉर्डिंग ही निश्चित करनी चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिसे केवल सत्य के संदर्भ में देखा जा सकता है, तथा मॉर्गेनथाउ राष्ट्रहित का कोई निश्चित या निर्धारित अर्थ मानकर नहीं चलता है। तो उनका मत है कि वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्व तो शाश्वत हैं, परंतु परिस्थितियों के कुछ मामूली से परिवर्तन होते रहते हैं। जो परिस्थितियाँ होती हैं वो बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू नीड। इसलिए एक सफल राजनेता के लिए यह आवश्यक है कि वह मूल तत्वों को बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार ढालने का निरंतर प्रयास करता रहे। तो जो अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो ये राजनीतिक यथार्थवाद हित का एक नियत अर्थ नहीं होता है। तो राजनीति, तो अगर हम मॉर्गेनथाउ की जो मूल चीज़ें समझें तो ये है कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग राजनेता को अपनी पॉलिसी और ये सब चीज़ों में बदल लेना चाहिए, बदलाव कर लेना चाहिए और राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राजनीतिक यथार्थवाद हित है, इसका एक नियत अर्थ नहीं होता, यानी कि इसके अर्थ अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू नीड और परिस्थितियाँ, कंडीशंस, सिचुएशंस, इनके अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है, बदल जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है मॉर्गेनथाउवाद के अनुसार, अगर या मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत के या उनकी बातों के अनुसार हम देखें तो ऑप्शन सी उनकी बातों से फिट नहीं बैठेगा, यही गलत होगा। यहाँ पर नहीं होता। कौन सा लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन सी नहीं लागू नहीं होता है, क्योंकि ये बताते हैं कि जो है राजनेता को अपनी पॉलिसी में चेंजेस करते रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड, सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, और राष्ट्रीय हित के उसमें अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किन्होंने निर्णयन उपागम के परिवेशीय कारक पर बल दिया है? ग्राहम, एलिसन एवं ओल होल्स्टी ने, या टॉलकॉट पार्सन्स एवं एडवर्ड सिल्स ने, या हेरोल्ड एवं मार्गरेट स्प्राउट ने, या हर्बर्ट साइमन एवं J.W. बर्टन ने? किसने जो है ये दिया है? तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। हेरोल्ड एवं
मार्गरेट स्प्राउट। तो इन्होंने निर्णयन उपागम में परिवेशी कारक पर बल देते हैं ये, और जिसमें एक सक्रियात्मक पहलू के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। ऐसा इनका मानना है कि एक सक्रिय पहलू होता है और एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, बहुलवादी विचारक संप्रभुता की पारस्परिक अवधारणा का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि अन्य संघ उतने ही महत्वपूर्ण है जितना राज्य, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग में बाधक है, क्योंकि यह गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि यह निष्प्रभावी है। तो किस लिए जो है ये विरोध करते हैं? जो बहुलवादी विचारक हैं ये संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा का विरोध क्यों करते हैं? और संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा क्या है? संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा यही है कि किसी एक व्यक्ति या समूह या संस्था में जो है संप्रभुता निहित कराई गई है पारंपरिक अवधारणा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए, यहाँ पर बहुलवादियों के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि अन्य संघ उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। ये बहुलवादियों का मानना है। ये कहते हैं राज्य को सर्वोपरि स्थान नहीं दिया जा सकता है, राज्य महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन अन्य संघ भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। तो ये मानते हैं कि राज्य संघों का संघ है, इसलिए राज्य सर्वोपरि नहीं हो सकता, ये संघों का ही संघ है, और जितने अन्य चीज़ें अन्य संस्थाएं समाज की महत्वपूर्ण है उतना ही राज्य भी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है? तो कौन सा है देखते हैं। पहला है प्रत्येक से उसकी योग्यता अनुसार लेकर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार देना, या प्रत्येक से उसकी योग्यता अनुसार लेकर प्रत्येक को उसके कार्य अनुसार देना, संपत्ति सभी में समान रूप से वितरित की जानी चाहिए, केवल योग्यता ही वितरण का आधार होनी चाहिए। तो मार्क्स के अनुसार कहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा एक समाजवादी राज्य की बात ये कर रहे हैं? तो इनका क्या है, मार्क्स के इनका मार्क्स का अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये मानते हैं कि राज्य को विलुप्त हो जाना चाहिए, यानी कि राज्यविहीन समाज होना चाहिए, और राज्य में अगर सर्वहारा जो है क्रांति करेंगे तो सर्वहारा क्रांति के बाद एक जो है ट्रांजैक्शन पीरियड आएगा, यानी कि साम्यवाद, जो पूंजीवाद से साम्यवाद में ट्रांसफ़र होने के लिए समाज को बीच में कुछ टाइम जो है ट्रांजैक्शन पीरियड होगा, जिसमें कि सारे पूंजीपति समाप्त होंगे और चीज़ों को मतलब जो साधन होंगे उनको उद्योग वगैरह को अच्छे से डेवलप किया जाएगा। तो ये होगा समाजवादी राज्य। ये जो ट्रांजैक्शन पीरियड होगा ये समाजवादी राज्य होगा, और इसमें जो है सारे पूंजीपति, जो बचे खुचे पूंजीपति होंगे उनका भी विनाश हो जाएगा और राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसी के बाद जो है साम्यवाद आएगा, इसके बाद आएगा साम्यवादी समाज आएगा इसके अनुसार। तो जो अगर हम समाजवादी राज्य की बात करें तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार जो है काम लिया जाएगा उससे, और कार्यानुसार उसको जो है वेतन दिया जाएगा, कार्य के अनुसार जो है उसको उसका वेतन भुगतान किया जाएगा या वेतन दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। क्योंकि मार्क्स के अनुसार क्या है, समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियाँ पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होंगी, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन पीरियड है। तो यहाँ पर जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं तो ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होंगी, और इस समाज में यानी कि समाजवाद में प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार लेकर, यानी कि योग्यता के अनुसार उससे काम लिया जाएगा और उसको उसके कार्य के अनुसार उसको पेमेंट किया जाएगा। परंतु जैसे ही साम्यवाद आता है समाजवाद के बाद, तो उस साम्यवाद में उत्पादन की शक्तियाँ पूरी तरह विकसित हो जाएंगी और प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य लिया जाएगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको जो है सुविधाएं दी जाएंगी या पेमेंट किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है समाजवाद में। और ये जो जगह प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार लेकर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना, ये आएगा साम्यवाद में। ये साम्यवाद की विशेषता है। तो और ये हो गया समाजवाद की विशेषता। और ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन पीरियड है जब समाज पूंजीवादी व्यवस्था से साम्यवादी व्यवस्था में जाएगा तब की वो। आगे देखेंगे हम, लेखकों और पुस्तकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? जॉन लॉक, लेवियाथन, जे.एस. मिल,
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, या जे रूसो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, या थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है, सही की बात कर रहा है? तो जॉन लॉक की क्या है? जॉन लॉक की टू ट्रीटीज, जॉन लॉक की लेवियाथन नहीं है। लेवियाथन किसकी है? लेवियाथन है इनकी हॉब्स की। तो इनकी हो जाएगी जॉन लॉक की। अगर हम बात करें तो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की पुस्तक हो जाएगी। लेवियाथन किसकी है? लेवियाथन हो जाएगी हॉब्स की। थॉमस हॉब्स जो हैं इनकी पुस्तक हो जाएगी, थॉमस हॉब्स इनकी पुस्तक हो जाएगी। जे.एस. मिल जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये आप राइट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन हो गया। जे रूसो की बात करें तो इनकी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और टू ट्रीटीज जो है लॉक की है, हमने ऊपर बता ही दिया है। जबकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और थॉमस हॉब्स की क्या है? थॉमस हॉब्स की लेवियाथन है, ये भी हमने बता दिया है। तो जे रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो रहा है, जे.एस. मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और जे.एस. मिल की और दूसरी पुस्तक की बात करें तो ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है। और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये भी इनकी पुस्तक का नाम है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ये इनकी जो है 2-3 पुस्तक काफ़ी फेमस है। आगे देखेंगे तो पहली ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सही हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है? जे बेंथम, टी.एच. ग्रीन, अरस्तु या प्लेटो? किसका ये कथन है कि राज्य जो है जो मनुष्यों के शुभ जीवन के लिए, मनुष्यों के लिए अच्छा कर सके, इसलिए जो है वो आता है अस्तित्व में, और उसके शुभ जीवन के लिए भी इन लिए बना रहता है। तो ये कथन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अरस्तु का मानना है कि जो है राज्य मनुष्य के भलाई के लिए, उसकी नीड को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आया है और उसके अच्छे जीवन के लिए, शुभ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा। और ये मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि वो समाज में रहेगा। जो समाज से बाहर है, या तो वो ईश्वर है या फिर पशु है, ऐसा इनका मानना है। तो इनका एक प्रकार से हम देखें तो अरस्तु मानते हैं कि जो व्यक्ति का विकास हो सकता है, जो व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती हैं, वो राज्य के अंदर ही हो सकती है। राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा इनका कॉन्सेप्ट है। चलिए दूसरे को देख लेते हैं। जेरेमी बेंथम क्या है? उपयोगितावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। उपयोगितावाद का सिद्धांत इन्होंने जो है दिया है, और ये इसके जनक हैं, उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। इनका सूत्र क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। और इस सूत्र को कहते हैं कि ये सूत्र सबसे ज़्यादा जो है लोकतंत्र में ही सफल हो सकता है। यानी कि इसका अगर अप्लाई की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अप्लाई किस में हो सकता है? जहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था होगी, लोकतंत्र प्रणाली में, जो लोकतंत्र की शासन प्रणाली है उसमें ये सबसे ज़्यादा अप्लाई हो सकता है। टी.एच. ग्रीन की बात कर लेते हैं तो ये सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं। सकारात्मक उदारवाद के ये जनक माने जाते हैं। और इन्होंने जो है ब्रिटिश आदर्शवाद को प्रतिपादित किया था। ब्रिटिश आदर्शवाद को इन्होंने प्रतिपादित किया था। और जो जर्मन आदर्शवाद था हेगल का, उसका प्रभाव ब्रिटिशर्स पे ना पड़े, यानी इंग्लैंड इस पे ब्रिटिश लोगों पे ना आए, उससे प्रभावित ना हो, तो इसलिए बचाने के लिए, हेगल के आदर्शवाद से अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए इन्होंने जो है ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रतिपादन किया। और इसे ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड दर्शन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं और ऑक्सफोर्ड दर्शन के प्रतिपादक भी हैं। प्लेटो की बात करें तो प्लेटो कहते हैं कि जो है राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। तो आप एक कीवर्ड देखें, यहाँ पर ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बृहद रूप, तो बृहद, अगर बृहद आपने पकड़ लिया तो बाकी की चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो क्या है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है।
वृहद रूप है। अरस्तु क्या बोलते हैं? पूर्व। यहाँ पर कीवर्ड आप पकड़ेंगे पूर्व, राज्य व्यक्ति से पूर्व है तो आप यहाँ पर पूर्व, अरस्तु पे पूर्व लगा दीजिए और प्लेटो में वृहद लगा दीजिए, आपको सेंटेंस याद रहेगा। प्लेटो कहते हैं राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है और जबकि अरस्तु कहते हैं राज्य व्यक्ति से पूर्व है। तो आई थिंक यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और अरस्तु जो है आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत द्वारा समर्थित नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के द्वारा समर्थित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रधानकर्ता संप्रभु राज्य है, या राज्य राष्ट्रीयकर्ता है जो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसरण में लगे हैं, या प्रत्येक राज्य का अभिभावी लक्ष्य इसकी अपनी सुरक्षा और अस्तित्व है, या फिर राज्य का अस्तित्व सहयोग की कार्यनीतियां अपनाने से सर्वोत्कृष्ट सुनिश्चित होता है। तो कौन सा इसमें नहीं है? यहाँ पर यथार्थवादी सिद्धांत द्वारा समर्थित नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। राज्य का अस्तित्व सहयोग की कार्यनीतियां अपनाने से सर्वोत्कृष्टता सुनिश्चित होता है। तो ये यहाँ पर जो है ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि जो मॉर्गनथाउ की कृति है ये इन्होंने इनकी पुस्तक जो है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स में इन्होंने बताया है, इस विचार को दिया है कि मानव में स्वार्थपरता एवं प्रभुत्व की लालसा पाई जाती है। यदि जब कभी हमने बांधवों का ध्यान रखकर कोई काम किया है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पाप वहाँ पर हमने किया है। मॉर्गनथाउ के अनुसार जो है अगर हम देखें कि इनका विचार क्या है, तो जो राजनीति का स्वरूप है वो मानव प्रकृति से उद्भूत होता है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्य का अस्तित्व जो है सहयोग की कार्य नीतियाँ अपनाने में सर्वोत्कृष्टता सुनिश्चित नहीं होता है। और तो यहाँ पर जबकि दिया है कि होता है, तो ये ऑप्शन जो है आपका इस सिद्धांत द्वारा समर्थित नहीं है। जो यथार्थवादी सिद्धांत है इसके द्वारा समर्थित नहीं है, जबकि यथार्थवादी सिद्धांत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रधानकर्ता संप्रभु राज्य है और राज्य राष्ट्रीयकर्ता है जो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसरण में लगे हैं, ये भी सही है। प्रत्येक राज्य का अभिभावी लक्ष्य इसकी अपनी सुरक्षा और अस्तित्व है, ये भी सही है। तो ये बाकी के तीनों सेंटेंस जो है यथार्थवादी सिद्धांत को समर्थित कर रहे हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या रहा है। कौन सा राजनीतिक विचारक उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुल मतदान की वकालत करता है? तो यहाँ बहुल मतदान कौन देना चाहता है, कौन बहुल मतदान का समर्थक है? देखेंगे जो जेमी बेंथम है, या जे रूसो हैं, या जे.एस. मिल हैं, या टी.एच. ग्रीन है, कौन है? तो अगर हम बात करें कि बहुल मतदान का समर्थक कौन है, तो जे.एस. मिल है, क्योंकि जे.एस. मिल कहते हैं कि जो है लोकतंत्र में बहुल मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए और जो जितना पढ़ा लिखा है उसको उतना ज़्यादा मतदान देने की क्या है व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि जैसे आप टीचर हैं तो आपका यदि मत है वो 2 है, तो जो प्रोफेसर होगा उसका मत आपसे ज़्यादा होगा, यानी कि 3 या 4 हो सकता है। जो कम एजुकेटेड हैं, आपसे भी कम शिक्षित हैं, उनका मत 1 ही हो सकता है। तो जो इन्होंने ऐसे इसलिए इन्होंने बहुल मतदान का समर्थन किया है कि जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ज़्यादा जो है उसको मतदान की देने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम जे बेंथम की बात करें तो इन्होंने कानूनी अधिकारों का सिद्धांत दिया है। कानूनी अधिकारों का जो है इन्होंने सिद्धांत दिया है और ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं, जो कि हॉब्स लॉ रूसो द्वारा दिया गया है, उसको इन्होंने बकवास बताया है। जे रूसो की बात करें तो इन्होंने सामान्य इच्छा का इन्होंने जो है सामान्य इच्छा के सिद्धांत को दिया है और ये जो संप्रभुता है वो जन यानी कि लोगों में निहित कराते हैं। और इनकी बुक का देखें तो इनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी पुस्तक का नाम अगर हम देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक का नाम है। जे.एस. मिल की पुस्तक का नाम देखेंगे तो ऑन लिबर्टी
और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और टी.एच. ग्रीन देखेंगे, टी.एच. ग्रीन तो ये सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं और ऑक्सफोर्ड दर्शन इनके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा एक कथन मार्गेनथाउ के विचार की सही अभिव्यक्त नहीं करता है। यहाँ पर भी नहीं पूछ रहा है, तो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर सबसे पहले आप सर्कल देंगे। तो मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। मार्गेनथाउ की मान्यता है कि राज्य का कार्य व्यापार राष्ट्रीय हित और नैतिकता द्वारा निर्धारित होना चाहिए। मार्गेनथाउ का तर्क है कि राष्ट्रीय हित नैतिकता के सभी सिद्धांतों से बढ़कर है। अगला, मार्गेनथाउ का दावा है कि राष्ट्रीय हित को राज्य की विदेश नीति का दिशा निर्देश करना चाहिए। तो इसमें कौन सा जो है सही नहीं है पूछ रहा है। तो यदि हम मार्गेनथाउ की बात करें तो मार्गेनथाउ ये मानते हैं कि जो है राजनीति में इन्होंने क्या बोला है कि जो राजनीतिक यथार्थवाद है ये नैतिकता से जो है उदासीन नहीं है, फिर भी जो है नीड और कंडीशन, सिचुएशन यानी कि परिस्थितियाँ, काल, स्थान, इन सबको देखते हुए अपनी जो ये सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत है, इसमें आवश्यक संशोधन कर लेना चाहिए। और सबसे ऊपर क्या होता है कि सबसे ऊपर होता है राष्ट्रीय हित, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेने चाहिए। यथार्थवाद क्या मानता है कि विवेक को राजनीति में उच्चतम मूल्य मानता है। जो यथार्थवाद है तो ये विवेक यानी कि जो आपकी बुद्धि विवेक है उसको जो है सबसे ऊंचा स्थान देता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो मार्गेनथाउ के विचार में कौन सा जो है मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन बी मार्गेनथाउ की मानता है कि राज्य का कार्य व्यापार राष्ट्रीय हित और नैतिकता द्वारा निर्धारित होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर ही कर दिया यानी कंपलसरी कर दिया, जबकि ऐसा कंपलसरी नहीं है। नैतिकता होती है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, चेंज भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा मेल नहीं खाता है यथार्थवाद के अनुसार। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचियों को जो है सुमेलित करना है और कोड का प्रयोग करके सही आंसर जो है आपको देना है। तो माओ त्से-तुंग, एक विमिमानो, एंटोनियो ग्राम्सी, नौ लोकतंत्र, जुर्गन हैबरमास, अधिसंरचनाओं की स्वायत्तता और हर्बर्ट मार्क्यूस संप्रेषणीय तर्क संगता। तो अगर हम बात करें कि माओ त्से-तुंग क्या है, तो अभी हम संकल्पना और विचारकों को मैच कर लेते हैं। माओ त्से-तुंग संबंधित है किससे? संप्रेषणीय तर्क संगता से। और जो एंटोनियो ग्राम्सी ये अधिसंरचनाओं की स्वायत्तता से संबंधित हैं। और अगर हम जुर्गन हैबरमास की बात करें तो ये 9 लोकतंत्र से संबंधित हैं। 9 लोकतंत्र यानी कि 2 पर हम करेंगे इसको इंडिकेट। और अगर हम हर्बर्ट मार्क्यूस की बात करें तो ये एक विमिमानो से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। 4-3-2-1 ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है। तो समानता के उदारवादी अभिप्राय की बात कर रहा है ये और पूछ रहा है कौन सा इससे सुसंगत नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। तो यहाँ पर 4 प्रकार की समानता दी गई हैं। तो अगर हम जो है उदारवादियों की बात करें तो उदारवादी आर्थिक समानता की बात नहीं करते। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो आर्थिक समानता है इसकी बात नहीं करते हैं। हाँ, बाद में जो है जो ये सकारात्मक उदारवादी थे जैसे टी.एच. ग्रीन वगैरह, ये सकारात्मक उदारवादी हैं। सकारात्मक उदारवाद के जनक ही हैं टी.एच. ग्रीन। इनके साथ और भी विचारक हैं जो इसका समर्थन करते हैं। तो सकारात्मक उदारवादी जो है सामाजिक आर्थिक समानता की इन्होंने बाद में बात की है, लेकिन जब शुरुआत में उदारवादी जो थे तो इन्होंने बिल्कुल भी आर्थिक समानता की बात नहीं की है। आर्थिक समानता अगर हम देखें तो मूलतः समाजवादी विचारधारा से संबंधित है ये, है ना। तो आर्थिक समानता किससे संबंधित है? समाजवादी से संबंधित है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर पर संपन्न है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? एच. जेलास्की का है,
इमैनुअल कांट का है, या J.S. मिल का है, या G.W.F. हीगल का है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा, J.S. मिल। ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं और इन्होंने बताया है कि मनुष्य जो है अपने मन और शरीर दोनों पर जो है संप्रभु है, दोनों का संप्रभु है। तो जो है मन का मतलब हो गया बुद्धि, बुद्धि का मतलब हो गया कार्यों से। यहाँ पर मन और संप्रभु, मन एवं शरीर, दो चीज़ दिया है, मन एवं शरीर। तो अगर हम शरीर की बात करें तो यहाँ कार्यों की स्वतंत्रता आ जाएगी, कार्यों की स्वतंत्रता आ जाएगी। और अगर हम मन की बात करें तो मन में क्या हो जाएगा, विचार अभिव्यक्ति इन सब की जो है स्वतंत्रता आ जाएगी। तो ये कहते हैं कि मनुष्य जो है इसको विचारों की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, कार्यों की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और ये मन और शरीर पर, इसका अपने मन और शरीर पर पूरा जो है संप्रभु है। और इन्होंने जो है हानि का सिद्धांत भी दिया है। किसका? हानि का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है हानि का सिद्धांत। इसमें इनका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई कार्य व्यक्ति करता है तो उसमें ये देखना चाहिए कि हानि कितनी है। ज़्यादा हानि है तब जो है पुलिस वगैरह, राज्य वगैरह को इन्वॉल्व होकर के और व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर हानि उससे इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी माइनर हानि है, तो पुलिस और राज्य को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए पुलिस और राज्य को हर छोटी मोटी बातों पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो ये माइनर हानि है, यानी कि छोटी हानि जिस कार्य से हो रही है, उसे सोशल डिसअप्रूवल यानी कि लोगों द्वारा जो है सोशल डिसअप्रूवल से भी ठीक किया जा सकता है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत जो है समाज को असुविधा सहन कर लेनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तो ये हानि का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है जिसमें मैंने मिल के विचार दिए हैं, मिल का दर्शन दिया है, J.S. मिल का, उसमें मैंने ये कवर किया हुआ है। तो अगर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और S.G. लास्की की बात करें तो लास्की क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य के ये क्या है, जनक हैं। ये एक बहुलवादी विचारक हैं। और अगर हीगल की बात करें, आदर्शवादी हैं, और ये कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, ईश्वर की शोभा यात्रा है, और ये सब बातें इनकी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। यहाँ से सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है। संरचनात्मक कार्यमूलक उपागम बोशांके, या व्यवहारवादी उपागम चार्ल्स मेरियम, और या द्वंद्व उपागम सेमूर लिप्सेट, या मार्क्सवादी उपागम जाक देरिदा। तो कौन सा यहाँ पर एक जो है सही सुमेलित है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही सुमेलित है। व्यवहारवादी जो उपागम है, इसमें चार्ल्स मेरियम का बहुत बड़ा योगदान है। व्यवहारवादी उपागम, जिसको वैसे तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रतिष्ठा मिली है, इसको अगर हम देखें तो कि दूसरे विश्व के बाद इसको प्रतिष्ठा मिली है, परंतु इसके आरंभिक संकेत चार्ल्स ई मेरियम की कृति न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति के नए संदर्भ, इनकी बुक कौन सी है, राजनीति के नए संदर्भ, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी में इन्होंने अपने जो है व्यवहारवादी उपागम संबंधित विचार दिए हैं। और जो है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में इनके जो विचार मिलते हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें बताया गया है, तो इसमें बताया, ये जो व्यवहारवादी उपागम है इसमें क्या बताया गया है, मेनली अगर हम देखें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो इसमें सिर्फ यही एक मेन बात है कि इसमें ये बताया गया है कि जो परंपरागत विधियां हैं, पद्धतियां हैं, इसको अध्ययन करने की, जो राजनीति है उसको अध्ययन करने की परंपरागत जो विधियां हैं, पद्धतियां हैं, उनको त्याग करके और व्यवहारवादी उपागम अपनाना चाहिए। यानी कि राजनीति में जो मनुष्यों का व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, लोगों का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। और सिर्फ जो ये संस्थाओं का, इन सब चीज़ों का, इन सब के अध्ययन तक ही विस्तृत सीमित न रह करके एक विस्तृत जो है क्षेत्र अपनाना चाहिए, जिसमें कि राजनीति
जो राजनीतिक व्यवहार हैं व्यक्तियों के, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसी को व्यवहारवादी उपागम किया गया है। इसमें जो है चार्ल्स मेरियम का बहुत बड़ा योगदान है और ये थ्योरी में हमने कवर किया हुआ है कि व्यवहार, जब पारंपरिक जो व्यवहार उपागम के बाद व्यवहारवादी उपागम आता है तो कैसे कैसे आता है और इसमें किसका योगदान है। तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से सही है। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से सही पूछ रहा है। तो प्राकृतिक अवस्था, नागरिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार, संविदा, या प्राकृतिक अधिकार, संविदा, प्राकृतिक अवस्था और नागरिक समाज, या प्राकृतिक अवस्था, संविदा, प्राकृतिक अवस्था, संविदा, नागरिक समाज, प्राकृतिक अधिकार, या प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, संविदा और नागरिक समाज। तो कौन सा यहाँ पर सही क्रम है? जो उनका सही क्रम है सामाजिक समझौता, जो उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया है, तो उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है कौन सा यहाँ पर सही क्रम बनता है, ये पूछ रहे हैं। तो जो प्राकृतिक अवस्था है, सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था होती है, फिर संविदा होती है, फिर नागरिक समाज आता है और फिर क्या होता है कि प्राकृतिक अधिकार वहाँ पर सुनिश्चित किए जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की बात होती है। तो जो है ये हो गए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यदि हम लॉक के जो दर्शन की बात करें या सामाजिक संविदा का जो सिद्धांत दिया है इसकी बात करें, तो ये इन्होंने जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में के क्रम में प्राकृतिक अवस्था की बात जो की है, उसमें क्या है, इन्होंने दिखाया है कि इनका जो प्राकृतिक अवस्था है वो शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और रक्षा की दशा होती है। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब कुछ स्वार्थी मनुष्य नैतिकता के नियम की अवहेलना करके, यानी कि जो नैतिकता के नियम होते हैं उसको ताक पे रख देते हैं और दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस दृष्टि से प्राकृतिक अवस्था असुविधा की स्थिति हो जाती है वहाँ पर, और इसी दोष को दूर करने के लिए मनुष्य नागरिक समाज की स्थापना करता है, जहाँ व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है, उसका प्रमुख अधिकार है। तो अगर लॉक के अनुसार हम देखें तो इनके तीन जो प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं, जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति, ये तीन अधिकार हैं प्रमुख, मतलब तीन प्राकृतिक अधिकार हैं, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार प्रमुख है और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ही इन दोनों को समाहित किया गया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार सबसे मेन अधिकार माना गया है अकॉर्डिंग टू लॉक। इसी पर जो है वाहन महोदय कहते हैं कि जो लॉक का दर्शन है ये तो संपत्ति की सुरक्षा ही कर रहा है, यानी कि संपत्ति की सुरक्षा करने वाला दर्शन है, ऐसा जो है वाहन ने स्टेटमेंट दिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची को, दो सूचियां हैं यहाँ पर, सम्मिलित करके और कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो ड्वॉकिन उदारवाद, या सैंडल समुदायवाद, मारियामाइज पारिस्थितिकी नारी अधिकारवाद, फूको उत्तर संरचनावाद। तो कौन सा यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं, बिल्कुल सुमेलित हैं, और जब ये सारे बिल्कुल सही सुमेलित हैं तो 1 2 3 4 जो ऑप्शन बी है आपका ये सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। और अगर हम बात करें जो ये सैंडल की, तो सैंडल क्या है, ये माइकल साम्यवादी हैं। जो माइकल सैंडल हैं ये साम्यवादी हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक जो है उदारवाद और न्याय की मर्यादाएं, या इंग्लिश में देखें तो लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, इस अपनी पुस्तक में इन्होंने रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, यानी कि न्याय का सिद्धांत है, इसकी तर्क प्रणाली पर विशेष रूप से प्रहार किया है, यानी कि इसकी आलोचना की है, इसको खंडित किया है एक प्रकार से। तो जो साम्यवादी माइकल सैंडल हैं इन्होंने रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को खंडित किया है। कौन सी, किसमें, जो उदारवाद और न्याय की मर्यादाएं इस पुस्तक में, या लिबरलिज्म, इंग्लिश में लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, इसमें जो है इन्होंने रॉल्स के जस्टिस थ्योरी ऑफ जस्टिस या जो न्याय का सिद्धांत दिया गया है उसको खंडित किया है, उस पर प्रहार किया है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी कोट का है, तो देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निम्नलिखित में से किन किन के लिए निर्देशित करते हैं।
लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, लोक स्वास्थ्य का संवर्धन करना। तो 3 यहाँ पर दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है, जो किन किन के लिए निर्देशित करता है। तो इसमें क्या सभी सारे सेंटेंस ठीक हैं या कुछ नहीं है? तो यहाँ पर जो है तीनों ही सही हैं, क्योंकि लोगों के कल्याण के संवर्धन की बात करता है और ये भी कहता है कि कार्यपालिका को, राज्य जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने की मतलब पूरी कोशिश करेगा और लोक स्वास्थ्य का संवर्धन भी करेगा। तो ये तीनों ही चीज़ें बताई गई हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। जो कार्यपालिका से लोगों का कल्याण संवर्धन के लिए अगर हम बात करें तो जो लोगों का कल्याण संवर्धन है ये अनुच्छेद 38 में दिया गया है। 38 के अनुसार राज्य जो है लोगों के कल्याण संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। तो ये 38 के अनुसार हो जाएगा। 38 के अनुसार कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने की बात की गई है 50 में, जो अनुच्छेद 50 है इसमें बात की गई है। और जबकि जो अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोक स्वास्थ्य का संवर्धन करेगा, जो लोक स्वास्थ्य की संवर्धन की बात की गई है तो 47 में की गई है। 47 में की गई है। 38 में कल्याण संवर्धन की बात की गई है और 50 में न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग रखने की बात हुई है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन सही हैं और आज 20 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।